नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि हाँ मैंने आपके क्वेश्चन नहीं पिक किए होंगे, लेकिन दोस्तों मेरे ना पिक करने का कारण एक ये भी होता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, लेकिन आंसर तो उनका एक ही होता है। तो दोस्तों ऐसे ही सब व्यूअर के क्वेश्चन तो मैं नहीं पिक पाया हूँ, तो मैं जो व्यूअर के क्वेश्चन लिए हूँ तो आप मत सोचिए कि मेरा क्वेश्चन नहीं आया है। और हर बार की तरह दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन दूंगा। उस बोनस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जो मेरे को रियलाइज होता है कि आपको ये ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज का Q&A सीरीज चालू करते हैं और लेते हैं फर्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन। बहुत से ये फॉर्म 16 के कारण है, तो मैं किसी एक पार्टिकुलर्स का नाम ना लेके उनके व्यूअर के क्वेश्चन जो मैं फॉर्म 16 का है तो मैं फॉर्म 16 के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म 16 के पहले आप ये क्वेश्चन के पहले आप ये समझिए कि फॉर्म 16 है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो ये फॉर्म 16 कहा जाता है तो ये जो एम्प्लॉय को मिलता है, जो सर्विस करते हैं, जैसे हम पेंशन ले रहे हैं, तो जो अगर सर्विस करता है या एम्प्लॉय जॉब करता है तो जिस कंपनी में करता है वो कंपनी इसको इशू करती है। पहले आप ये समझिए। हाँ, अब आप देखिए, एक सेना में है तो भी एक कंपनी नहीं, लेकिन एक आपको पीसीडीए तो इशू ही करता है। तो आप पहले ये समझ लीजिए। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब आप स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं। अब आपको फॉर्म 16 स्पर्श रिलीज करता है, लेकिन स्पर्श ने इस साल से 2 नई कंडीशन ला दिया है। आप ये देखिए कि स्पर्श ने क्या किया है कि फॉर्म एनुअल स्टेटमेंट और फॉर्म ए और फॉर्म बी, अब इस पर 2 चीज इशू करता है। अब जिन पेंशनरों का टीडीएस कटा है, आप ये ध्यान रखिए कि जिनका टीडीएस कटा है, टीडीएस वो है कि जो आपकी इनकम से ज्यादा शो होता है। कि एक कंपनी के एम्प्लॉयर के लिए मैं आपको देसी भाषा में या आसान भाषा में बताता हूँ कि जो आप जिसमें जॉब कर रहे हैं, आपका जो क्राइटेरिया 3 लाख या 7 लाख या उसको लगता है। जैसे आपने एनुअल स्टेटमेंट में देखा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो पेंशन आती है वो शो होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपको एरियर मिलता है, एरियर आपको साल में 2 बार मिलता है कि आपको डीएडीआर का, तो एक एरियर का जाता है और जो एक्स्ट्रा मिलता है तो वो एनुअल स्टेटमेंट में शो होता है और लास्ट में आपकी टोटल इनकम आती है। और प्लस उसमें जो 50,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिडक्शन होता है वो माइनस करके आपकी इनकम शो हो जाती है। लेकिन टीडीएस में दोस्तों ये होता है कि आपकी जो 4 क्वार्टरली होती हैं उसमें आपका शो होता है कि किस क्वार्टरली में कितनी कितनी, ये 3-3 महीनों में डिवाइड किया जाता है। और जब टीडीएस कटता है तो आप ए और बी आपको फॉर्म मिलता है, जिसके आधार पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों एक आईटीआर भरना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अलग अलग होता है, ये काफी लंबा टॉपिक है। लेकिन जो फॉर्म 16 की कंफ्यूजन बनी थी, तो दोस्तों एक चीज अब इसमें और कंफ्यूजन मैं आपको दूर किए देता हूँ कि आईटीआर किनको भरना चाहिए। दोस्तों देखिए, आईटीआर भरना ना भरना वो आपके ऊपर है। आपका टीडीएस कटा है तो आपको अपना पैसा रिटर्न पाने के लिए आप इनकम टैक्स भरेंगे, लेकिन आईटीआर फिलअप करना एक अलग चीज होती है। आप सरकार को बताते हैं कि हाँ मेरी इनकम नहीं है, उसके बहुत से फायदे होते हैं। आप लोन वगैरह ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो आपको लास्ट 3 ईयर्स का आईटीआर फाइल मांगा जाता है। तो अब दोस्तों जो ये फॉर्म 16 की कंफ्यूजन बनी थी वो बहुत से पेंशनरों की दूर हुई होगी। अब चलते हैं व्यूअर के नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं सेकंड व्यूअर क्वेश्चन है, सर पार्टोडर में बैंक पार्टिकुलर सेव नहीं हो रहा है, 22 जुलाई को मैंने फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। दोस्तों जो सेकंड व्यूअर हैं या इन व्यूअर जैसे बहुत व्यूअर क्वेश्चन होंगे कि जो मैं केएसबी, आप जैसा जानते हैं केएसबी में 21 जुलाई तक साइट बंद थी। किसके लिए? एक्स सर्विसमैन और विडो के लिए। आप एजुकेशन का जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे उसके लिए बंद थी। तो दोस्तों जब 21 जुलाई खुली तो बाद से व्यूअर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं केएसबी का। तो केएसबी में दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पार्ट ए और पार्ट बी आता है। पार्ट ए में आपका पार्टिकुलर्स आता है। क्या होता है दोस्तों, हम जब फॉर्म भरते हैं तो हम सोचते हैं हमसे कोई गड़बड़ी ना हो या सर्वर की प्रॉब्लम ना हो, तो हम आधा आधा भर के उसको सेव करते रहते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला है कि फॉर्म ए भरा और सेव कर दिया, और जब पार्ट बी भरने को आया तो उसमें सबसे पहले आता है आपका बैंक डिटेल, फिर आपका आता है चिल्ड्रन डिटेल और फिर नीचे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट।
तो ये बोल रहे हैं बैंक डिटेल सेव कर रहा हूँ तो नहीं हो रही। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, जब आप फॉर्म ए सेव कर देते हैं तो जो ये चीजें हैं तीनों ये एक साथ ही सेव होगी। आप ये याद रखिए कि पहले आप बैंक डिटेल भरिए, फिर चिल्ड्रन के दोनों बच्चों के एक बच्चों को भरिए, फिर जो अपलोड डॉक्यूमेंट में वो भरिए, उसके बाद आप सेव कर सकते हैं और सेव के बाद लास्ट में सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फर्स्टली में सेव एंड फॉरवर्ड नहीं करना है। आप इन फर्स्ट पार्ट ए सेव कर दिया, पार्ट बी में आप इनको भर के सेव कीजिए, फिर पार्ट ए पूरा चेक कीजिए और पार्ट बी पूरा चेक कीजिए, उसके बाद ही सेव एंड फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब दोस्तों ये व्यूअर के साथ कुछ व्यूअर का जो माइंड में क्वेश्चन था वो दूर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, डेट ऑफ बर्थ डिस्चार्ज बुक एंट्री से हो सकती है क्या स्पर्श का। दोस्तों जो स्पर्श में डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है, जैसा आप जानते हैं स्पर्श में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं है या है नहीं। तो दोस्तों जो व्यूअर है ये पूछ रहे हैं कि मेरे डिस्चार्ज बुक में, जो डिस्चार्ज बुक है इनकी, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ है और पीपीओ में नहीं, तो क्या डिस्चार्ज बुक से अपलोड हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप स्पर्श में डिस्चार्ज बुक अपलोड नहीं कर सकते। हाँ आप ये देखिए कि अगर आपके डिस्चार्ज बुक में है और पीपीओ में मेंशन नहीं है और आपके जो पहले ईपीपीओ था उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ थी और इन्होंने बनाते समय गड़बड़ की है, तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए। आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए, ये बोलिए कि मेरा जो पहले ईपीपीओ था उसमें मेरे स्पॉस यानी वाइफ को कहा जाता है। दोस्तों तो कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा वीडियो में आपको क्लियर कर दूं कि आप स्पर्श में जब आप चला रहे हैं तो दो चीज समझ लीजिए। पहली चीज कि जो स्पॉस कहलाएगा वो आपको वाइफ को बोला जाता है, और जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं उसमें कहीं विडो का ऑप्शन नहीं आएगा। विडो यानी विधवा होता है, विधवा का ऑप्शन नहीं आएगा। सिर्फ एक जगह ऑप्शन आता है जब फैमिली पेंशन स्टार्ट कराते हैं, बाकी आप मटेरियल स्टेटस में डालेंगे तो वहाँ विडो का ऑप्शन नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको। हाँ तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए और ये ईपीपीओ की कॉपी लगाइए तो आपका सुधर जाएगा। क्यों, आप स्पर्श में अगर कोई भी कंप्लेन करते हैं तो वो आपके रिकॉर्ड को भेजता है। अब आपकी डिस्चार्ज बुक में है, इसका मतलब रिकॉर्ड में भी होगी, आपके पार्टिकुलर डाटा में ही होगी, तो वो रिकॉर्ड से भेजेगा। रिकॉर्ड जैसे ही अपडेट करेगा सेम स्पर्श को भेजेगा, आपका नया कोरिएंडम बीपीओ इशू हो जाएगा। तो ये समझ गए। हाँ अगर आपके रिकॉर्ड में नहीं तो उसकी कार्रवाई अलग है, उसका वीडियो लंबा है, तो वो मैं आपको पार्टिकुलर एक वीडियो में दे सकता हूँ, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उसके बहुत वीडियो हैं। तो आप इनका देखिए कि अगर डिस्चार्ज बुक में है और आपके पीपीओ में नहीं है तो आप देखिए कि पहले ईपीपीओ में भी तो नहीं थी, आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है मेंशन, ये सबसे जरूरी चीज है। आइए दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ का क्लियर हो गया होगा। हाँ अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर मैंने केएसवी फॉर्म भरा था, मैसेज आया कि एप्लीकेशन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, प्लीज चेक योर एप्लीकेशन एंड रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी डिलीटेड इन सिस्टम ऑटोमेटिकली। अब मुझे क्या करना है। तो जो ये व्यूअर हैं ये बोल रहे हैं कि जो केएसबी है, आप समझते हैं केएसबी यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसमें जो एजुकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो इन्होंने अप्लाई किया था। अब दोस्तों इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने किस चीज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी भी चीज के लिए अप्लाई किया है जब तो इनके पास जो इनका जिला सैनिक बोर्ड है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गई है, तो जिला सैनिक बोर्ड ने ऑब्जर्वेशन दिया है। अब ऑब्जर्वेशन दिया है तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ऑब्जर्वेशन की जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है। अब दोस्तों इनका ऑब्जर्वेशन क्या है वो आप देखिए कि अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। ऑब्जर्वेशन तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उसका पता करने का तरीका क्या है कि जैसे आप केएसबी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां आपको ऑब्जर्वेशन शो होगा और नीचे आई का ब्लिंकिंग के सामने एक ब्लैक बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन दिखाई दे देगा कि 1 या 2 है। नहीं तो जहां आप अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा रहता है रिमार्क में, तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट सही करके पहले वाला डिलीट करके आप दूसरा अपलोड कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, ये देखिए ऑब्जर्वेशन आया हुआ था कि मेरे से प्रॉब्लम मेंशन ये हुई थी कि जो मैंने पार्टिकुलर्स था, देखिए डिस्चार्ज बुक आपको
केएसबी में आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट तो पार्टिकुलर्स उस चीज़ के लगेंगे, लेकिन 2 चीज़ कंपलसरी होती है, वो आप हमेशा याद रखिए कि 2 चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। चाहे आप 1 से 12 तक के बच्चों को कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन का कर रहे हैं, चाहे आप एमबीबीएस का कर रहे हैं, चाहे आप पीएमएस का कर रहे हैं। मैं चारों चीज़ ही इंक्लूड कर देता हूँ आपको, क्योंकि एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वो क्या है, जो आपके डिस्चार्ज बुक का है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट में आपको डिस्चार्ज का पार्टिकुलर्स कहा जाता है कि आप डिस्चार्ज बुक का पार्टिकुलर्स अपलोड कीजिए, तो पार्टिकुलर्स में आपके दोस्तों डिस्चार्ज बुक के पूरे पेज आएंगे कंप्लीट। आप एक चीज़ याद रखिए, इसमें आप चाहे आप पीडीएफ बनाइए, चाहे आप जिप फाइल बनाइए, चाहे पीजी जो भी फाइल है अलग अलग होती है, तो आप चाहे ये भी बनाइए। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि एक पार्टिकुलर्स तो हमेशा रहेगा डिस्चार्ज बुक का, और दूसरी चीज़ जो फैमिली पार्टिकुलर्स है, वो फैमिली पार्टिकुलर्स भी अपलोड करना पड़ेगा। उसमें आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का डिस्चार्ज बुक में एंट्री रहेगी, वो भी आपको अपलोड करना रहता है। मेरे से गलती हुई थी, मैंने हड़बड़ाहट में किया था, लेकिन मेरा सही था। मेरे से गलती ये हुई थी कि जो मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड की, तो उसका पेज का कटा हुआ था, तो उसमें उनका नाम नहीं शो हो रहा था। तो फिर मैंने दोबारा अपलोड किया, अभी तो पेंडिंग शो हो रहा है, लेकिन वो क्लियर हो जाता है। तो अब इसमें सोचते हैं टाइम भी कितना लगता है दोस्तों, तो टाइम देखिए क्या है, वो तो डिपेंड करता है आपके जिला सैनिक बोर्ड में कि वो उन्होंने फॉरवर्ड किया, फिर आगे फॉरवर्ड किया, वो इकट्ठे बैचों में भेजते रहेंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका आया है तो आप ऑब्जर्वेशन क्लियर कर ले, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये व्यूअर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का बोनस क्वेश्चन है। दोस्तों, बोनस क्वेश्चन आज का जो है मेरा स्पर्श के बारे में है कि जो स्पर्श की डेट ऑफ बर्थ है, स्पर्श की डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ का बहुत पंगा है दोस्तों, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ देखिए अलग अलग कंडीशन होती है। या तो आपको स्पर्श ने रॉन्ग एंट्री कर दी है, या तो आपका ब्लैंक है, या तो सिर्फ ईयर बस दिया हुआ है, या फिर ईयर के साथ साथ जो एक मिसप्लेस कर दिया, 3001 कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, इनमें अलग अलग कंडीशन है। आप ये देखिए कि एक में अगर ये डेट ऑफ बर्थ का आपको बोनस क्वेश्चन आया, तो सिर्फ मैं आपको जानकारी नॉर्मल दे रहा हूँ। मैं अगर पार्टिकुलर दूंगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, आपको अगर इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करिएगा, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होगी इनमें से, अगर आपका रॉन्ग एंट्री है, या ब्लैंक है, या ईयर है, या ये है, तो क्या प्रॉब्लम है आप पार्टिकुलर्स अपना लिखिए। तो मैं देखूंगा जिसमें ज़्यादा व्यूज, जिसमें ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, तो मैं रिप्लाई दूंगा। हाँ, लेकिन इनके लिए दोस्तों आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर स्पर्श की तरफ से गलती तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपने जब आपकी स्पाउस की या वाइफ की आपने डेट ऑफ बर्थ ही ऐड नहीं की है आपके डॉक्यूमेंट में, तो कहाँ से होगी। आप बोलते होंगे 2016 के बाद वाले पेंशनरों का पूरा अपडेट है। तो दोस्तों, उस समय टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में सब चीज़ अपलोड हो गई, सब चीज़ अपलोड हो गई। अब धीरे धीरे इन्होंने सिस्टम को अपडेट करता रहा। पहले आप ये जानते रहे कि बहुत से पेंशनरों के ना तो फ़ोन नंबर थे, ना मोबाइल नंबर थे, ना ईमेल आईडी था। आप ये भी जानते थे, तीनों चीज़ नहीं थी। अभी तो पेंशनरों के आ रहे हैं ना। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि आपकी है क्या प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन दोस्तों ये आपको सही कराने के लिए आप एक चीज़ ये क्लियर कीजिए या इंश्योर रहिए, आप एक माइंड में परफेक्ट तौर पे बैठा लीजिए कि आपको ये अगर अपडेट कराना है तो ये आपका जिला सैनिक बोर्ड से ही अपडेट होगा। आप स्पर्श की अगर कराना चाहते हैं, अगर बच्चों की कराना चाहते हैं स्पर्श में, तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये मोस्टली आपके जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही होगा। क्यों, आपकी चेंज होगी या कुछ भी होगी, क्योंकि आजकल जो भी चेंज होता है, नॉमिनी कल्चर, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, तो आपको उसको गेस्टेड नोटिफिकेशन कराना पड़ता है। गेस्टेड नोटिफिकेशन बनाने के लिए पहले आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, फिर गेस्टेड नोटिफिकेशन ऑनलाइन बनता है। ये सब स्टेटों का अलग अलग होता है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपकी जानकारी किस लिए लाया कि स्पर्श में जो प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, आप अभी नहीं सेव कराते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जो डेट ऑफ बर्थ है, क्यों डेट ऑफ बर्थ सही कराने के रीजन भी है। अब आप 60 साल में पेंशन आ रहे हैं और आपकी वाइफ 50 साल की है, आप 10-15 साल पेंशन लेते हैं या 20 साल लेते हैं, 30 साल बाद, तो ये किसी की जिंदगी का पता नहीं कि पहले कौन जाता है। हाँ, फिर आपकी वाइफ 18 ईयर्स क्रॉस कर लेती है तो उसको एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए। तो जिस समय आपकी वाइफ को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है बुढ़ापे के एज में, उस समय उसका साथ नहीं मिल पाता। क्यों, उनको आपके बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है।
मेरा वीडियो में ये टॉपिक लाने का मतलब यही था दोस्तों, मेरा बोनस क्वेश्चन था कि आप डेट ऑफ बर्थ सही करें और इसका सोल्यूशन भी अलग अलग है। मैं एक पर्टिकुलर हाईलाइट ला दिया आपको कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस पर जब आया था तो उन्होंने पेंशनों की डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, करीबन 30 लाख में से 4 लाख 5 लाख पेंशनों की, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने एक 3001 कर दिया था। वो सिस्टम ही क्या था, क्योंकि किसी की मंथ ऑफ डेट और नहीं है, ईयर है, तो उन्होंने एक एक मान लिया था। कि आप इस समझ गए होंगे। हाँ, आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या वीडियो मैंने कुछ बताया, किसी व्यूअर के क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।